चलिए बेटे देखिए, टॉपिक हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे, बढ़िया तरीके से देखेंगे। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी होनी है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने अगर ढंग से समझ लिया ना, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं, आगे का जो राह है तुम्हारा, वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। यही आपको समझना है कि चल क्या रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो किस तरीके से आगे आगे होनी है। तो ध्यान से आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से फोकस बना के यहां पर देखना है कि है क्या। ठीक है, आज की क्लास का हमारा पूरा मोटिव यही है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जितने क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी में, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है ना, आपको प्रॉपर टाइम देना है, ढंग से देखना है, हर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप आगे अगले टॉपिक पर चलेंगे। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको करना यही है कि आप पूरा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढंग से समझिए। राइट, देखो जैसा ये नाम है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वैसे ही ये टॉपिक है। कंडीशनल का मतलब होता है कंडीशन डाल दिया। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, सिंपल, कंडीशन डाल दिया। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें ना बता के मेन जो चीजें हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो कि आपको, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, नॉर्मल किसी भी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस उसमें कितने हैं। सिंपल एक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का यही होता है, ये आपको पता है। ओके, क्लियर है। अब जो आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, वो क्या पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए जी, आपको बोल दिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए E बाई एफ। क्या है ये E बाई एफ, इसका मतलब थोड़ा समझिए कि आप प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज का निकालिए अगर उसमें F दिया हुआ है और E निकालने के लिए पूछ दिया जाए। E बाई एफ का मतलब क्या होता है, E बाई एफ का मतलब होता है कि F गिवन है और E की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। अभी आपने इससे पहले जो भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताइए डायरेक्ट। क्या पढ़ा है आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बताइए। लेकिन अब क्या है कि F हो चुका है, F क्या है, हो चुका है, और E की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। राइट, तो इसे हम बोलते हैं E बाई एफ। जो नीचे रहता है ना वो गिवन है या फिर वो हो चुका है, और जो ऊपर वाला होता है वही हमको चाहिए। राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ जो होगा आपका, वो क्या होगा, E बाई एफ हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, F हो चुका था ना, इसीलिए नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ F आया है। ठीक है, जो गिवन है, जो हो गया है, या फिर जो नीचे है यहां पर, वही यहां पर आता है। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा पूछ लूं, और मैं कि आपसे मैंने ये पूछ लिया कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E, तो F बाई E का मतलब समझो, पहले मतलब समझना बहुत जरूरी है। आप सोचोगे ऐसे हो जाएगा, नहीं, मतलब समझो। F बाई E का मतलब क्या हो गया, F बाई E का मतलब हो गया कि E हो चुका है और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ F चाहिए। समझ में आया। तो इसका फॉर्मूला यहां पर क्या बन के आएगा, E इंटरसेक्शन F लिखो या फिर F इंटरसेक्शन E लिखो, एक ही बात है। ये इंटरसेक्शन क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ऐसे कुछ टेंशन नहीं लेना, आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्योंकि ये हो चुका है। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये एक फॉर्मूला है, और इसी से ही हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे अभी, वो हम देखेंगे। जरा इसी फॉर्मूले का ना थोड़ा सा और कुछ एक दो फॉर्म में और लिख लेते हैं, जिससे फॉर्मूला समझ में आ जाए आपको। आपसे अगर पूछ लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी बताइए, तो A बाई बी का मतलब क्या होता है, B हो चुका है, A की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। इफ B इज गिवन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, B। जो हो चुका है उसी की प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ गया। A बाई बी का मतलब क्या होगा, E बाई एफ का मतलब क्या होगा। ओके, ऐसे ही आपसे अगर मैंने पूछ लिया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A बताइए आप, कितना, B बाई A, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, A। समझ में आया।
तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, किस तरीके से लिखते हैं, समझते कैसे हैं, क्लियर हो गया? कोई परेशानी है किसी बच्चे को? सही है ना? अच्छा जी, अब देखिए यहां पर कुछ बातें हैं ना जो 11th क्लास में भी आपने ये बातें सीखी हुई हैं कि ए इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए जी, ये जो ए यूनियन बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये दो बातें हैं ये। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी। अगर ए और बी लैंग्वेज में कहीं दिखाई दे तो आप क्या समझोगे कि ए यूनियन बी है, और आपको लैंग्वेज में ए एंड बी दिखाई दे तो आप क्या समझोगे कि ए इंटरसेक्शन बी है। और एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी, माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक यूनियन और इंटरसेक्शन का जो रिलेशन है वो यहां पर यूज किया जाता है, जिसकी हमें जरूरत है। हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो ये भी हमको यूज करने की जरूरत होगी। समझ में आया? क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं, हमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इस फॉर्मूले से भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बोला गया है इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 फाइंड पी बी बाई ए। आपसे ये पूछ लिया गया, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, राइट? तो आपको क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बताइए। क्या बताइए आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला लिखिए। मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर ए गिवन है तो बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे वाला होगा वही। क्या हमको क्वेश्चन में दिया है ए इंटरसेक्शन बी पता है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमको? 1/2। सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, बीच वाला बीच में आ जाएगा। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 2/3 आ जाएगी। सिंपल है ना, बहुत आसान है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्लियर हो गया? फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया, और आपको ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो गया है। ओके, एक बार आप इसे नोट करिए, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे 13.1। टारगेट हमारा यही है कि पूरा एक्सरसाइज हम अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है ना? अब ये स्टार्टिंग में कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे, आगे धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होंगे आपके हल्के से अच्छे होंगे, ठीक है? फटाफट नोट करिए इसे 1 मिनट में। हमारे पास ये एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 0.6 और पी एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है। आपको बोला है फाइंड पी ई बाई एफ। तो पी ऑफ ई बाई एफ आप कैसे निकालोगे? ई बाई एफ का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपको एफ दिया हुआ है, ई निकालना है। तो फॉर्मूला आपको अभी बताया गया है, क्या बताया गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या हमें ई इंटरसेक्शन एफ पता है? हाँ जी पता है, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया गया है? वो दिया गया है 0.3। दोनों को ही हमने अगर सॉल्व कर दिया तो पॉइंट से पॉइंट गया, आपका आ जाएगा 2/3। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालने का, उसका आंसर है आपका 2/3। ठीक है जी। ऐसे ही आपने सेकंड पार्ट कर लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन है ए बाई बी निकालना है, बी दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आप कर लोगे बहुत इजी तरीके से। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना? तो ये थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। थर्ड क्वेश्चन कैसे बोला गया है? आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, ए दिया गया है आपको 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया गया है आपको 0.5। एक चीज और दे दी गई है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे दिया गया है कितना? ये है आपके पास 0.4।
थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। जिसको ये थर्ड क्वेश्चन नहीं आया है वो देख सकता है, जिसको आ गया है वो आगे कंटिन्यू करेगा अपना सॉल्व करना। ठीक है जी। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इसमें पहले में। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला पहले आप लगा लेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया गया है। तो बी बाई ए का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अच्छा, अब हमें क्या पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए पता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमको पता है। तो सारी वैल्यू डाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू कितनी है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको चाहिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है आपको? 0.8 दे दिया गया है। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 इंटू 0.8 जो है वो सॉल्व हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.32, राइट। पहला पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट है, मैं तीनों ही पार्ट करा देता हूं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का फॉर्मूला हमें पता है अच्छे तरीके से, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? ये 0.32। बेटा आंसर भी मैच कर लेंगे आप लोग। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.5। 0.5। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, नीचे 1 के बाद पॉइंट है। तो नीचे 1 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 0 चला जाएगा, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया। ठीक है जी। 2 से कटेगा ये आपका 16 बार में, 2 से कटेगा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 16/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बेटे अगर ट्राई कर रहे हैं तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा। क्या यही आया आपका आंसर? थर्ड का सेकंड का जो आंसर है 16/25 है। उसके बाद जो तीसरा है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए ही करवा रहा हूं क्योंकि तो इसमें जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या बोला गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ। तो अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें मिली हुई है 0.5 एंड माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिली हुई है 0.32। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। तो एक बार मुझे माइनस करके इसका आंसर बता देंगे कितना आ जाएगा? 0.98। क्या इसका आंसर यही आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का? है ना। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है? आसान है, 1 नंबर में आ सकते हैं। आपको बोर्ड में अगर आया तो एमसीक्यू में ही आएगा, वो भी 1 नंबर का आएगा। ठीक है। तो आसान है इसलिए आपको करना, ऐसा नहीं है कि नहीं करो, सारे क्वेश्चंस करो एक एक क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन आई होप सबसे हो गया होगा अच्छे तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हल्का सा अलग है, ये तो ये करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोला गया है इवेलुएट पी ए यूनियन बी। ठीक है। क्या इवेलुएट करने बोला गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इवेलुएट करने बोला गया है और दिया गया है कि 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13। बेटे क्वेश्चन भी चेक कर लेना कहीं मिसप्रिंट ना हो, राइट। यही दिया गया है। और क्या दे दिया गया है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B जो दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है? 2/5। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो चीज ऐसे लिखा हुआ है यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PB 2PA इज इक्वल टू कितना है? 5/13। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कितना? 5/13। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5/26। और PB इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? PB इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2/5। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। A बाई B की वैल्यू हमें पता है 2/5 है, दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको पता ही नहीं है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है? 5/13 है। आप इसको इधर लेके जाओगे, तो जब आप इसको इधर लेके जाओगे दूसरी तरफ, कैलकुलेशन भी देख लेंगे,
ये हो जाएगा 2/5 इंटू में ये सारा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/13 इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/13। थोड़ा ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 2/13, लेकिन हमको चाहिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें समझ में आई क्या, क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी हमको पता है, ए पता है, बी पता है, और हमको ए यूनियन बी निकालना है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको पी ए पता है, पी ए कितना है आपके पास, 5/13 है। पी बी पता है आपको, पी बी कितना दिया गया है, 5/26 है पी ए। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि पी ए है 5/26, पी बी है 5/13 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी है 2/13। चलिए जी कर लीजिए सॉल्व। जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लो। कैसे, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आएगा फिर उसको इससे माइनस कर लो, या फिर इन दोनों को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, तो ऐसे कर लो। चलो 5/26 एज इट इज, बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाता है, तो 3 कितना हो जाएगा 13, और जब इसे आप सॉल्व करोगे 26 आ जाएगा, ये 5 + 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 11/26। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार आप मैच कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैच कर लीजिए, कितना आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके, क्या 11/26 आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको आप मार्क कर लो हल्का सा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कुछ भी दिया जा सकता है उसमें। ओके, तो 4th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अभी आप कौन से क्वेश्चन पर हो, 6th पर हो, 5th हो गया। 5th क्वेश्चन है ये, पी ए इज इक्वल टू 6/11 है, पी बी इज इक्वल टू 5/11 है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, पी ए इंटरसेक्शन बी बोला है, पी ए बाई बी बोला है, पी बी बाई ए बोला है। ये सिंपल है, सारी चीजें दी गई हैं, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, राइट। चलिए जी, अगर आपने 5th क्वेश्चन कर लिया है तो अब आ जाइए 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन देखिएगा चाचा, बोला है डिटरमाइन पी ई बाई एफ। आपको जो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए इन एक्सरसाइज 6 to 9, मतलब 6 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चंस है ना, उसमें ई बाई एफ निकालना है। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो ढंग से प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि करना कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, अब यहां तक तो क्वेश्चन सारे इजी थे 1 से लेकर 5 तक, ये भी कोई टफ नहीं है, बट इसमें देखना है, इसमें क्या है, लैंग्वेज का खेल है, और प्रोबेबिलिटी में आपका पूरा ही जो खेल है ना, वो सारा लैंग्वेज का ही है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको। ओके, तो देखिए जरा, बोला है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितने बार टॉस कर दिया आपने, 3 बार टॉस कर दिया। तो सबसे पहले कि कॉइन को अगर 3 टॉस कर दिया गया है तो सैंपल स्पेस बना लो। 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 है तो 8 का सैंपल स्पेस कैसे बनता है, 4 बार हेड और 4 बार आपने लिख देना है टेल। 4 का आधा आपका 2 बार हेड हो गया, 2 बार टेल हो गया, 2 बार हेड हो गया, 2 बार टेल हो गया। 2 का आधा 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। तो ये तो बन गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। सही है, कोई परेशानी है इस सैंपल स्पेस से, नहीं है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया है कि ई क्या होता है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन ना, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, देख लीजिए आप लोग, अगर आपने कर लिया है तो भी ठीक है, नहीं किया है फिर भी आप देखिए, इसमें ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ई बोला है हेड ऑन 3rd टॉस, तो पहले ई का सैंपल स्पेस लिख लो क्या क्या है। ई क्या बोला गया, हेड ऑन 3rd टॉस, तो 3rd टॉस पे हेड कहां कहां आया है, यहां आया है, यहां भी आया है, यहां भी है, और कहां है, यहां है, मतलब एच 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 है, और क्या है, एच टी एच है, और क्या है तुम्हारे पास, टी एच एच है, और क्या है, टी टी एच है। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ई मिल गया तुम्हें। अब आपको पूछा गया है एफ। एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। एफ क्या है तुम्हारा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉसेस में हेड कहां है, 1 2 2, ये क्या, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। शुरू के 2 टॉसेस पे क्या होना चाहिए था तुम्हारा,
हेड होना चाहिए था। तो क्या क्या है तुम्हारे पास, एच 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 है और क्या है, एच एच टी है। सही है। चाहिए क्या था तुम्हें, तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए। तो पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें जो चाहिए वो चाहिए ई बाई एफ चाहिए। ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही होता है ना। हमको ई पता है, एफ पता है, इनकी प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए, है ना। अच्छा और क्या चाहिए हमको, ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालो पहले इसमें। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आता है, इन दोनों में जो कॉमन होता है वही तो ई इंटरसेक्शन एफ होता है। तो कॉमन क्या है देखना जरा इसमें ट्रिपल एच ही तो कॉमन है बस, राइट। अब हमको जो चाहिए वो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, एफ की। तो एफ में आउटकम कितना है, 2, और टोटल आउटकम कितना है, ये पूरा ही होगा ना टोटल आउटकम इस क्वेश्चन का। तो 2/8, यहां से कितना हो जाएगा 1/4। ये क्या आ गया तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ कहां है, ये रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। आउटकम कितना है भाई इसका 1, और टोटल कितना है तुम्हारा 8। यही है ना, देखो समझ में आ रहा है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपने ये समझ लिया तो आपको जो पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या लिख दिया नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1/1 कितनी है इंटरसेक्शन एफ की, 8 है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, सबसे नीचे ऊपर जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो 4/8 का मतलब कितना होता है, एंड 1/2 विल बी द आंसर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पहले वाले का जो होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। समझ में आया, किसी ने ट्राई किया तो उसका आंसर क्या ये आया है, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ये बनाना पड़ेगा। तुम सोचो कोई शॉर्टकट हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। अब एटलीस्ट क्या होता है, एटमोस्ट क्या होता है, ये सब चीज समझना होगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछो, मैं आपको सेकंड भी करा देता हूँ, थर्ड भी करा देता हूँ। या ट्राई करोगे, पहले एक बार ट्राई कर लो, 1 से 2 मिनट में नहीं आता है तो एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब बता देता हूँ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 1 हेड बोला है तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। ऊपर कितना भी हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसको मैं कराता हूँ बाकी के दोनों पार्ट। देखिए जी, ये जो इसमें सेकंड पोर्शन है बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ में क्या बोला है, एटमोस्ट 2 हेड्स। तो इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पोर्शन आपका आ गया है अच्छी तरीके से, मैं अब सेकंड वाला करा देता हूं। एक बार इसे मिटा देता हूं। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम उतना, और एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम उतना। देखिए जी, ये जो सेकंड पोर्शन है इसमें क्या बोला गया है, सेकंड वाले में बोला गया है, ई बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितने हेड होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए। तो 2 हेड ई में कौन कौन से में, देखो एटलीस्ट इसमें भी 2 हेड है। 2 से ज्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 होना चाहिए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 इसमें है, किसमें, ट्रिपल एच में। और किसमें है कम से कम, एच एच, इसमें भी 2 है ना। अच्छा और किसमें है कम से कम 2, इसमें भी तो है, एच टी एच में भी कम से कम 2 बार है, इसमें 1 बार ही है, इसमें भी 2 बार है, टी एच एच। और किसमें है, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी नहीं है, मतलब कम से कम 2 बार जो है इतने में है। उसके बाद बोला एफ जो है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। अच्छा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से कम 1 भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ध्यान रहे, नहीं भी हो सकता है एटमोस्ट में जब भी बोला गया हो। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड किसमें है, इसमें तो 3 हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा कितना, एच एच टी। ज्यादा से ज्यादा 2 बोला है तो ये भी होगा, हो जाएगा एच टी एच। और क्या हो जाएगा, ये भी तो ज्यादा से ज्यादा है तो एच टी टी। और क्या, टी एच एच। और क्या होगा, टी एच टी। और मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, तो टी टी एच ये भी है। और ये वाला भी होगा, ट्रिपल टी भी होगा,
ये थोड़ी बोला गया है उसमें कि नहीं एक मिनिमम एक हेड होना ही चाहिए। उसने ये बोला ज्यादा ज्यादा 2 हेड हो, कम कितना भी हो चलेगा, मतलब ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये सारे वो है ना कि कम कितने भी हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं इसमें? 2 हैं। अब ई इंटरसेक्शन एफ बताओ। चलो ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन कौन कौन सा है? देखो ये वाला है, एक बार देख लो कौन कौन सा कॉमन है तुम्हारा। एच टी कॉमन आ गया, एच टी एच कॉमन आ गया, और THH और ये THH कॉमन आ गया। और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है। अब हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई एफ चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा? यहां से देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कितना है तुम्हारे पास? 8। अच्छा E इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ यहां से कितना आ जाएगा? कितना है? 1 2 3, और अपॉन में टोटल कितना है? 8। तो फॉर्मूला जो बोला गया है, इसमें बोला गया है कि E बाई एफ बताओ तुम, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? E इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। E इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 3/8, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया तुम्हारा? 7/8। ये सबसे नीचे है, ऊपर जाएगा ये वाला यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 3 × 8 अपॉन में 7 × 8। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 3/7। ये क्या आ गया? सेकेंड वाले पोर्शन का आंसर आ गया। जिन्होंने किया है एक बार चेक कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान से देख के समझ लीजिए इसको। 3/7 इज द आंसर। तो अब अगर आपने सेकंड समझ लिया है तो थर्ड आप कर सकते हो खुद से ही। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो जानी चाहिए कि आप थर्ड कर लो सेकंड का समझ के। फटाफट करो थर्ड, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जी, इसका थर्ड पार्ट अगर आपने कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है 2 coins are tossed once where E जो है टेल अपीयर ऑन 1 coin, F जो है 1 coin shows head। क्या इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है मुझे? अगर है तो मैं करा देता हूं, बताइए। नहीं है तो आगे चलते हैं। हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बेटे देखिए 8th क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे। 8th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। बोला है कि अ डाई इज थ्रोन 3 times। एक डाई को कितने बार थ्रो कर दिया? 3 बार। तो आपको टेक्निक तो पढ़ाया गया है ना पिछली क्लास में। क्या पढ़ाया गया है कि अगर 3 times थ्रो कर दिया गया होगा तो कितना हो जाएगा? 6 पावर 3 कितना हो जाएगा सॉल्व होके? 216। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो तुमको मिल गया। क्या मिल गया तुमको? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सही है। अच्छा ई क्या बोला गया है? 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे 4 आ रहा है। क्या आ रहा है थर्ड टॉस पे? मतलब बाकी 2 जो टॉसेस होंगे उस पर कुछ भी आ सकता है। ओके, तो देखो इसका ई कैसे बनेगा। 1 1 4, ध्यान से देखना, मैंने पहला फिक्स कर दिया, आखिरी फिक्स कर दिया, बीच वाला चेंज करूंगा। 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4 एंड 1 6 4। ये हो सकता है? अच्छा जी देखो 4 आखिरी में है सबके। ऐसे ही ये बीच वाला चेंज हो रहा था। अब मैं नीचे जाऊंगा ना तो पहला चेंज करूंगा। 2 1 4, 2 2 4, 3 1 4। मैंने क्या कर दिया है? ये दोनों फिक्स कर दिए हैं, ये चेंज कर रहा हूं। 4 1 4, 5 1 4 एंड 6 1 4। समझ में आया क्या? ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 2 4, राइट। ऐसे ही जो सबसे आखिरी वाला होगा वो क्या होगा? 6 6 4। तुमको देख के अंदाजा लग गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। 6/6 मतलब 36। ई आ गया। सारा आप लिस्टिंग कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, बट पेपर में कर रहे होगे तो लिस्टिंग कर देना आप। ठीक है, ई आ गया तुम्हारे पास। अब एफ क्या होगा? एफ में क्या बोला गया है कि 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। मतलब पहले और दूसरे टॉस में 6 और 5 फिक्स है। क्या फिक्स है तुम्हारा? 6 और 5। तो पहला 6 होगा, दूसरा 5 होगा, तो तीसरा 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है तुम्हारा? 4 भी हो सकता है,
5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो टोटल इसमें ये 6 ही होंगे। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए E बाई एफ। तो पहले E इंटरसेक्शन एफ भी तो चाहिए। बताओ जरा E इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? इसमें क्या है, सबके आखिरी में 4 है, इसमें से भी जो आखिरी में 4 होगा वही आएगा ना इंटरसेक्शन एफ के नाम पर। तो जिसके 4 है मतलब 6 5 4 ही तो आएगा बस। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा जी, अगर ये आ गया है समझ में, तो आपको पता है कि कैसे करना है। E इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये 1 है और टोटल कितना है? टोटल आउटकम देखो 216। आपको नीचे वाला एफ भी तो चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ है कितना तुम्हारे पास? एक 6 है और टोटल 216। जो तुमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अब देखो एक चालाकी की बात बताता हूं, ये ना इसको काटते नहीं है, ये इसको इससे काटेंगे नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि अपने आप कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए था, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन में 216। ये कट गया। यहां तुम कैलकुलेट करते फिर आगे भी चल के और कैलकुलेशन करना होता, उससे बेटर यही है कि यहीं आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो आ जाएगा फाइनल आंसर, वो कितना आ जाएगा तुम्हारा? तो प्रोबेबिलिटी में ये कुछ खास बातें हैं कि लगे कि आगे कट सकता है, बेस थ्योरम में बहुत यूज होना है, तो आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, आगे चल के कॉमन होकर कट जाएगा अपने आप ही। क्लियर है? ये समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चंस भी मैं कराते चलता हूं, आप लोग देखते चलिए, ठीक है ना? और फिर आप कर भी लेंगे उन्हें कॉपी में। देखिए जी, ये 9th क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया गया है 9th क्वेश्चन में? ध्यान से देख के पढ़ेंगे, आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है मदर फादर एंड सन, मदर है, फादर है और सन है, लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है जी, आपको निकालना है कि सन ऑन वन एंड, फादर इन द मिडिल। तो पहले तो ये है कि मदर हो गए, फादर हो गए और सन हो गए। पिक्चर क्लिकिंग करवाते हैं तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे ही होता है ना। तो पहले सिंपल स्पेस क्या होगा इनका, इनका स्टैंडिंग पोजीशन जो होगा वो कैसा होगा? तो देखो सिंपल स्पेस पहले बनाते हैं। देखो जी, मदर यहां होंगी तो फादर और सन यहां पर होंगे, सही है? अच्छा, मदर अगर यहीं रहती हैं तो एक और केस बन सकता है, क्या? सन और फादर। तो आपने मदर फिक्स कर दिया, बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब आप फादर को फिक्स करिए। किसको फिक्स करिए? फादर को। तो मदर और सन चेंज होंगे, हो गए चेंज। अब आप सन को फिक्स करो एक एंड पे, तो मदर फादर और फादर और मदर। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही होगा ना, टोटल सैंपल स्पेस यही बनेगा। मदर फादर और सन का जो सैंपल स्पेस होगा स्टैंडिंग पोजीशन का, वो ऐसा होगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं है। अब बोला है ई, बोला है सन ऑन वन एंड। सन जो है वो क्या हो रहा है? एक एंड पर हो रहा है। तो सन कहीं भी हो सकता है ना एंड पर। यहां एंड पर है क्या? है। यहां नहीं है, इसमें भी है, और है कहीं? यहां है और यहां भी है। किसी एंड में होना चाहिए, या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए। तो ई आ गया। अब आपके पास एफ आ रहा है, फादर इन द मिडिल। फादर कहां पर है? मिडिल में है। फादर कहां? यहां भी मिडिल में है, और कहीं मिडिल में है फादर। फादर ये रहा। ई इंटरसेक्शन एफ तो चाहिए। क्या होगा ई इंटरसेक्शन एफ का? दोनों ही हो जाएगा, है ना? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। यही है। अब आपके पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा? सर वो ई में एसएफएम 2 बार लिख। किसमें? इसमें एसएफएम 2 बार हो गया ना। ई में एमएफएस, एफएमएस, एसएफएम। अच्छा जी, एसएमएफ हो जाएगा ना ये। ओके, एक सेकंड। ये हो गया आपके पास एसएमएफ, यही है ना? ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? बताइए।
इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो जरा एक बार। SFM है, इसमें SFM है कहीं, एक सेकंड, ये है तुम्हारा SFM, ठीक है जी। और क्या है तुम्हारे पास, MFS है, इसमें भी है, तो SFM हो गया और MFS हो गया, सही तो है ना। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, कितने हैं तुम्हारे 2, और अपॉन में टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 1/3 आ जाएगा। बट अभी ऐसे रखेंगे इसे। F कितना है तुम्हारे पास, F कितना हो जाएगा, ये भी 2 ही है, तो 2/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F पूछा गया था ना, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगा। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी आ रही है 2/6 और F की वैल्यू कितनी आ रही है 2/6। अच्छा ये दोनों सेम ही है, तो 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो 9th क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से सैंपल स्पेस बना लेना है और सारी चीजें सॉल्व कर लेनी है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया है, 9th भी 8th भी आपने कर लिया है अच्छी तरीके से। ओके 9th एक बार नोट करेंगे, आप एक बार नोट करिए, देन उसके बाद आगे के क्वेश्चनों पे चलते हैं फटाफट। सारे क्वेश्चन अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं, उनमें आपको पढ़ के करना होगा, तो वो मैं कराऊंगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए आप लोग, या कर लीजिए खुद से ही। चलिए 9th क्वेश्चन आपने कर लिया है, अब आ जाते हैं हमारे पास, ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन को बेटे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, इसमें 2 पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट क्या है, बोला है कि अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब एक ब्लैक है और एक रेड है, तो टोटल डाइस कितने रोल किए गए आपके 2। तो अगर टोटल 2 डाइस रोल किए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। समझ में आ गया ना। तो एक काम करना पड़ेगा आपको ना एक बार इसका 36 का 36 आउटकम जो है बना लेना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया। एक बार जरा जल्दी से आप लोग बना लीजिए, क्योंकि मैं ना यहाँ पर कुछ डायरेक्ट ही लिखूंगा, क्योंकि पूरा 36 बनाना तो टाइम लग जाएगा। तो आप लोग फटाफट बना लीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ढंग से। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, या फिर पहले का बनाया होगा तो उसे ही देख लो। आप पहले का बनाया हुआ है ना, उसे ही देख लो, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें क्या बोला गया है कि ब्लैक और रेड को आपने रोल कर दिया। किसको रोल कर दिया आपने, ब्लैक और रेड को रोल कर दिया। ओके अच्छा, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आप जैसे लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F का मतलब क्या होता था कि F गिवन है, F क्या है गिवन है, और E आपको निकालना है। यही है ना, जो नीचे वाला होता है वो गिवन होता है और ऊपर वाला जो है आप क्या करते हो निकालते हो, यही होता है ना। चलिए आइए जरा, अब इसमें पहला पार्ट हमको पढ़ना है, ए वाला पहले करेंगे फिर बी वाला आप करेंगे, ठीक है। बोला गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी जो है सम जो है वो 9 से ज्यादा हो, ये निकालना है। तो अगर ये निकालना है हमको तो मैं इसे ई मान लेता हूं, ठीक है जी। तो सम 9 कब कब हो सकता है, ग्रेटर देन 9 बोला है। तो जब आप वो देखोगे पूरा चार्ट तो उसमें देखोगे कि ग्रेटर देन 9 हो सकता है जब 5 5 हो, 5 6 हो। इसका उल्टा कर दो तो 6 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है। और कोई ऐसा है देखो उस चार्ट में ग्रेटर देन 9, 6 हो सकता है, 6 5 हमने ले लिया है, 5 6 ले लिया है, 4 6 6 4 ले लिया, और है कुछ नहीं। तो मतलब ई तो इतने आएंगे। उसके बाद बोला है गिवन दैट, तो गिवन दैट वाला एफ होता है, आपको पता है, या आप एफ ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ जो है मैंने क्या ले लिया, गिवन वाला। गिवन दैट क्या बोला है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, जो ब्लैक डाई हो वो क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो। तो आपने या तो पहला तुम मान लो कि तुमने पहला जो फेंका है वो ब्लैक डाई होगा, या फिर आप दूसरा मान लो, दोनों में से कोई सा ही मान सकते हो। क्या बोला मैंने, या तो आप पहला मान लो या फिर दूसरा मान लो। अगर आपने पहला माना हुआ होगा तो ब्लैक डाई पहले में 5 कितनी बार आ सकता है आपका, आ सकता है 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। पहला ही तो 5 बोला है, दूसरा तो कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आया कि नहीं आया। बोला है कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, मतलब पहला
अगर आपने ब्लैक मान लिया है तो पहला आपका 5 आना चाहिए। अगर आपने दूसरा माना होगा तो दूसरा 5 मान लो, तब भी यही आएगा। उसमें क्या होगा कि 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 हो जाएगा, तो बात एक ही होगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ इस बात से क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ देखिए जरा क्या क्या कॉमन है इसमें दोनों में। 5 5 और 5 6 ही तो कॉमन होगा, 5 5 और 5 6। क्यों? क्योंकि सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 यही वाले हैं। तो यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 5 5 एंड 5 6। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए तुम्हें, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और क्योंकि 2 डाई आपने रोल किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, 36। दूसरा क्या है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ये कितने हैं तुम्हारे 2 और अपॉन में टोटल 36। सही है। हमको जो चाहिए क्या चाहिए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए। ई बाई एफ क्यों चाहिए, क्योंकि जो गिवन था, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, हमने गिवन वाले को एफ लिया है ना, तो इसीलिए हमको ई बाई एफ चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा, ई और एफ ना लेके आप ए और बी भी ले सकते थे। ए को आपने निकालने वाला ले लिया और बी जो है आपने गिवन वाला ले लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताइए, चलिए ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 2/36 है, और एफ की वैल्यू कितनी है, 6/36। मैंने इसलिए यहां पर इनको काटा नहीं था क्योंकि ये यहां पर कट जाएगा। तो 2/6 को क्या लिख सकते हो तुम, तुम्हारा इसका आंसर आ गया। समझ में आया? कोई परेशानी है किसी बच्चे को? परेशानी होगी, आपको समझ के करना होगा दिया क्या जा रहा है, करना क्या है। आप ऐसे ही मुझे देख के और हाँ 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 करके निकल जाओगे तो भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट का ही तो खेल है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो आपने यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ई जो है वो क्या है, सम ग्रेटर देन 9। यू हैव टू मेंशन दिस, ग्रेटर देन 9। और एफ आपने क्या माना है, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप पेपर में कर रहे होगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही आपने ये ले लिया, जो आप कर रहे हो उसको आप मेंशन करोगे ना, आपको यहां लिखना पड़ेगा लेट हमने ई को ये माना है, एफ को ये माना है। आप ए और बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? एक बार इसे देखिए, फटाफट नोट करिए, और इसका बी वाला पोर्शन भी जो है सेम टू सेम ही है, एक जैसा ही आप इसे कर सकते हो। फटाफट करिए, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए जी, देख लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 11th वाला। 11th का सॉल्यूशन देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको बोला है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स E इज इक्वल टू 135 आ गया, एफ ये है, जी ये है। फाइंड करना है आपको ई बाई एफ। क्या फाइंड करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना है, राइट। तो ई बाई एफ का फॉर्मूला पहले समझ लो क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही होता है। अब आपको ई इंटरसेक्शन एफ इसमें कहीं दिया नहीं गया है, तो आपने पहले क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, ई और एफ में कॉमन, ये ई रहा और ये एफ रहा, कॉमन क्या है इसमें, ओनली 3 है। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो ये 1 है, और एक डाइस को आपने रोल किया है, और फेयर डाई इज रोल्ड। डाई का मतलब क्या हुआ, एक डाइस, एक डाई, समझ रहे हो ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बार अगर आपने उसे रोल किया है या एक डाई को रोल किया है तो कितना आएगा तुम्हारा, 6 आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 1/6 हो जाएगा ये। ओके, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो, ई कितना हो जाएगा, बोलो 1 2 3, और टोटल कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। और पी एफ भी तो चाहिए, पी एफ कितना है तुम्हारा, एफ कितना है 2, और टोटल कितना होता है 6, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/3, 1/2, 1/3 और 1/6 ये चीजें आ गई हैं। सही है, तो करिए। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है तुम्हारा 1/3। ये ऊपर जाएगा तो यहां से सॉल्व करके कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2।
तो E बाई एफ कितना आ गया तुम्हारा 1/2 आ गया। समझ में आया क्या? अगर इसमें सेकंड वाला पार्ट है F बाई ई तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। F बाई ई का मतलब ही क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी है 1/6 और E कितना है तुम्हारे पास 1/2। इसको ऊपर लेके जाओगे कितना आ जाएगा 1/3। बोलिए जी, फर्स्ट का दोनों पोर्शन हो गया आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? आ गया। सेकंड वाले में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई जी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? PE बाई जी चाहिए। तो P ऑफ E बाई जी के लिए आपको पता है फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन में कितना P ऑफ G। यही होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन में P ऑफ G। तो E इंटरसेक्शन G कहां से आएगा? E पता है, G पता है, तो E इंटरसेक्शन G निकल जाएगा, है ना? निकाल लो। E इंटरसेक्शन G कितना आया देखना जरा, दोनों में कॉमन क्या है? E और G में 3 है क्या? खाली 3 और 5 है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G बताइए कितना आ जाएगा? 2/6। अच्छा, और तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ G भी तो चाहिए। G कितना हो जाएगा? G की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी आप निकाल ही लो, कितना हो जाएगा F? F कितना है तुम्हारे पास? 2/6। तो यहां तो आपको E इंटरसेक्शन G की वैल्यू हो गई 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ G की वैल्यू कितनी होगी? 4/6। 6 से 6 गया, 2/4 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1/2। तो P ऑफ E बाई जी क्लियर हो गया। ऐसे ही G बाई E निकाल सकते हो निकल जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड पोर्शन हो गया है, मेरे पास बच रहा है थर्ड पोर्शन। तो ये मैं अभी आपको कराता हूं, एक बार ये दोनों ही आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? एंड देन उसके बाद थर्ड वाला पोर्शन मैं कराऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। फटाफट करिए। चले बेटे देखिए, ये आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसको मैं कराता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने पहला दूसरा कर लिया है, मैं आपको थर्ड पोर्शन कराता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, एक बार मैंने इरेज कर लेता हूं। बेटे थर्ड पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये ना हल्का सा आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा, बट है नहीं उतना कंफ्यूजिंग। देखिए जी, बोला गया है आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F अपॉन में G। ये चाहिए आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। आप अभी तक पढ़ रहे थे E बाई F पढ़ रहे थे ना सिंपल, बट यहां E यूनियन F अपॉन में G। फॉर्मूले के हिसाब से ये ऐसा हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G हो सकता है कि नहीं? जो यहां होता है वो इंटरसेक्शन दूसरा होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो और अपॉन में कितना होगा जरा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना जो दिया गया है वो। नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आया कुछ? बस यही है बेसिक। अब आपको E यूनियन F इंटरसेक्शन G निकालना है, तो पहले एक काम करिए, आप E यूनियन F निकालिए। पहले आप क्या करेंगे? E यूनियन F निकालिए। चलिए जी, E यूनियन F कहां? E ये रहा, F ये रहा। तो यूनियन जब करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 5, यही होता है ना यूनियन। तो अब आप करिए E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G, मतलब 1 2 3 5 को G से कॉमन देखिए, क्या आ रहा है कॉमन? कितना आ रहा है? 2 3 5 ही आ रहा है ना। देखो E यूनियन F ये हो गया और G ये हो गया, तो दोनों के बीच में कॉमन ही तो लेना है क्योंकि आपका ये है। तो जब कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए जरा, ये मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब E यूनियन F इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो भाई ये कितने हैं? देखो 1 2 3 ही तो है ये, और टोटल कितना है? 6। तो आउट 1 बाई कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और क्या चाहिए तुमको? PG चाहिए। तो G कितना है तुम्हारे पास? देखो कहां है? 4, और अपॉन में ये कितना है? 6। ठीक है जी। तो इसे मैंने क्या कर देना, 3/6 ना लिख के 3/6 को सिंप्लीफाई ना करके ऐसे ही छोड़ दो। अब डालो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? 3/6 आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4/6 आ रही है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया?
समझ में आया क्या? E यूनियन F बाई G, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख के करोगे प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला है आपका E इंटरसेक्शन F बाई G, फॉर्मूला लिखोगे जो चाहिए वो सारी चीज आपको लिखनी है। इंटरसेक्शन यूनियन कैसे निकालते हैं आपको पता है, आपने क्लास 11th में ही पढ़ा हुआ है ये। डन? किसी बच्चे को कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। हो गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आपके पास जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो बच रहा है 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, है ना। एक बार के लिए थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, तो इसलिए एक बार आप इन्हें ट्राई करेंगे, नहीं तो मैं फिर अगली क्लास में आपको करा दूंगा। ओके, चलिए जी, ठीक है, थैंक यू।